तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी मेरे एफकैट एस्पिरेंट हैं देश के। एफकैट एंट्री अपने आप में एक बेहतरीन एंट्री में से एक है जिसमें साल में 2 बार एफकैट 1 एंड एफकैट 2 के रूप में आप अपीयर होते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी एफकैट की बिल्कुल आपके सामने है जो कि आप तैयार रहें। अगस्त मंथ में आपको 25, 26, 27 अगस्त को एग्जाम में अपीयर होना पड़ सकता है। उसके लिए फॉर्म भी जल्द अपडेट होगा और आपके सामने मैं अपडेट लेकर के बाकायदे हाजिर होऊंगा। एफकैट इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है देश के अंदर। तो आज मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि एफकैट एंट्री अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी के तरीके हैं। जितने भी हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, सिंपल ग्रेजुएट हों, दोनों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बढ़िया एज का भी क्राइटेरिया है कि मतलब पर्याप्त एज आपको दी गई है, एनफ एज है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही कह सकते हैं जेन्युइन है, जिसको अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से इसके रिटन एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। और फाइनली एसएसबी भी एक खूबसूरत जर्नी इसकी होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ एफकैट एंट्री अपने आप में साल में 2 बार एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तरह है। जो बच्चे एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर, वो चाहे फ्लाइंग कैटेगरी में जाना चाहते हों, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाते हों या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हों, उन सब के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये है। तो आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है। जितना भी एफकैट एस्पिरेंट उनको जुड़े बहुत सारे डाउट, संशय, कन्फ्यूजन आज सब कुछ क्लियर करेंगे। और गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एफकैट की एक सच्ची और रियल प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं और वाकई में चाहते हैं कि एफकैट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने रिटन से लेकर एसएसबी तक की सफलता को श्योर शॉर्ट कर सके, तो बिल्कुल आप सबको जुड़ना चाहिए मेजर कलसी क्लासेस से। एफकैट स्पेशल बैचेस ऑफलाइन में भी हैं, एफकैट स्पेशल बैचेस एमकेसी लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन में भी हैं। और दोनों माध्यम से हम एफकैट स्पेशल चलाते हैं केवल एक उद्देश्य से कि जो एफकैट का बिल्कुल लक्ष्य बना रखा है कैंडिडेट, वो अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। और उसके लिए किसी भी तरह की बैच इन्फॉर्मेशन और डिटेल के लिए कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट आप बैचेस ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबिलिटी है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे एफकैट 2 जो कि होने वाला है आपको अगस्त महीने में, जिसका एग्जाम 25-26 अगस्त हो सकता है। और उसके लिए बिल्कुल जल्द फॉर्म अनाउंस होगा। मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर अपडेट लेके आऊँगा और उसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या है और वाकई में आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज से मैं काउंट करूँ आपका तो मई आधा मंथ निकल गया है, तो जून, जुलाई, अगस्त आप टेक्निकली देखें तो 3 मंथ का समय है जो कि बहुत ही फोकस टाइम है। और इसमें 3 महीने लग करके एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो उनके लिए एज का क्राइटेरिया मैं बता दूं आपको। फ्लाइंग ब्रांच जैसा कि 2024 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 है। ध्यान रखिएगा कि 6 मंथ का एग्जैक्ट एक्सटेंशन होता है। 6 महीने के अंतराल में एग्जाम हो रहे हैं, तो वही शेड्यूल रहता है। अगर 2 जनवरी में आप 6 मंथ ऐड ऑन करेंगे तो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 हो जाएगा। उधर भी जनवरी से जुलाई हो गया। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 20 से 26 दैट मीन 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 का एज का क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, जिससे आज से आपको एज का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। और मैं एफकैट 2 2023 ही नहीं, साथ ही साथ आपको एफकैट 2024 का भी फर्स्ट सेकंड का, 2025 का भी फर्स्ट सेकंड का एज क्राइटेरिया क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, आप एग्जैक्टली समझ सकें कि कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कितने ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। फिर आते हैं हम लोग एफकैट 1/2024 पे। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो 2024 वही एज है, बट अब एज 6 मंथ एक्सटेंड कर गई। अगर आप एफकैट 2 2023 को ध्यान से देखें तो जुलाई तक 6 मंथ जुड़ा, 2 जनवरी 2001 से 1 जैन 2005 तक है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 में एक्जैक्टली वही 6 महीने का ग्रोथ होता आ रहा है। एफकैट 224 की बात करें तो जनवरी में फिर 6 मंथ सरप्लस होगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए। 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 है। और ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 तक है। तो ये एक तरीके से एफकैट मैंने 1 सेकंड 2024 का भी एज आपको रिवील कर दिया है कि पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। 2025 को भी कवर कर लेते हैं 1 सेकंड को, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लें तो फिर वही 6 मंथ वहाँ जाके जुड़ा। 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 है। एफकैट 2 की बात कर लें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 है। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 है। तो ये आपका बेसिकली एज का क्राइटेरिया है जो अप टू जो है 2025 तक मैंने आपको एलिब्रेट कर दिया एफकैट 1 एंड 2। तो आशा करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आज एज अपनी आप देख लीजिए क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आप एनालाइज कर लीजिए कि कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब आपके पास पूरा रिकॉर्ड मैंने दे दिया है, तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्रिपरेशन। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है क्वालिफिकेशन को लेके। बड़ा कंफ्यूजन भी इसको लेके फैलाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें कैंडिडेट शुड बी हैव मैंडेटरी पास विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो 10+2 में आपका साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है।
लेकिन साथ ही साथ ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इक्विवेलेंट। आज से आज ये भ्रम खत्म करें आप, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी सिंपल ग्रेजुएट बच्चा जा सकता है, उसने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BCA किया हो, वट बट 10+2 पे वो मैथ फिजिक्स से हो जिसमें 50% चाहिए उसके ओवरऑल PCM से, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में उसका 60% होना अनिवार्य है। और इसके 60% भी आपका एग्रीगेट है, दैट मीन किसी पर्टिकुलर में जो है 60 मार्क्स की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आपका 60% है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल, अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं फ्लाइंग क्लोर के लिए, स्पेशली जो है एफकैट के माध्यम से। इसके बाद जैसे टेक्निकल ब्रांचेस हैं, अगर हम फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो यही क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन जब वहीं हम टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो उसमें BTech डिग्री आपका 4 साल होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ एक और बढ़ाया गया कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन AB एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया आर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपने जो है AB एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो इंडिया का है या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो मेंबर हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी आपने 60% में किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आशा करता हूँ क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। सिंपल भाषा में समझते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन चलेगा 60%, बट हाँ फ्लाइंग के लिए थोड़ा कंपल्सन है कि 10+2 पे आपका PCM होना जरूरी है विद 50%। हाँ ग्राउंड ड्यूटी जो है नॉन टेक्निकल के लिए वो भी कंपल्सन नहीं, केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ। और जितनी भी टेक्निकल ब्रांचेज हैं उसमें BTech में 60% तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है आपको। हाँ BTech वाले कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग के लिए भी जा सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भी जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी जा सकते हैं, उनका चॉइस होता है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, इसमें पास 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 ईयर डिग्री इन एडिशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ 60%, मतलब भाई 10+2 भी पास हो और ग्रेजुएट जैसे मैंने बताया 60% होना चाहिए। और वही AB एग्जामिनेशन आप एसोसिएट मेंबरशिप जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया या एरोनॉटिकल सोसाइटी से भी कर रखा है 60% के साथ, तो वो भी मान्य हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक के बाद अकाउंट्स ब्रांच आती है, जिसमें पास 10+2 डन ग्रेजुएशन एनी फॉलोइंग स्ट्रीम विद द 60% मार्क्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए क्या क्या मांग रहा है, 10+2 इसमें आपका डन होना चाहिए सिंपल अकाउंट ब्रांच के लिए, जो कि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आ रहा है। BCom डिग्री मिनिमम 3 ईयर कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हो विद स्पेशलाइजेशन इन द फिनांस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ विद द स्पेशलाइजेशन इन द फिनांस। अगर आपका है तो आप जा सकते हैं। क्वालिफाइड CA हो, CMA हो, CS हो, CFA हो तब भी जा सकते हैं। BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस, अगर BSc आपने कर रखा है तो आपका फिनांस स्पेशलाइजेशन उसमें होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप जोड़ रखें तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक एंड अकाउंट ब्रांच के लिए हो गया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में जैसे आपको बता ही दिया गया कि जब हम लोग और ब्रांच की बात कर रहे हैं तो एक एजुकेशन ब्रांच भी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक के अलावा जो है एक ब्रांच आपकी थी जो है अकाउंट्स की, उसी तरीके एजुकेशन की ब्रांच जिसमें 10+2 पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट 10+2 तो है ही, ग्रेजुएट भी होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। इंक्लूड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग PG सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री एंड विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका PG में 50% मांगा, ग्रेजुएशन में 60% मांगा और 10+2 तो आपको होना ही चाहिए अगर आप एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पास 10+2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इसमें भी वही है, क्या क्या है, साइंस स्ट्रीम में किया हो आपने पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MSc कर रखी हो, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ज्योग्राफी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एनवायरमेंटल साइंस में, अप्लाइड फिजिक्स में या ओशनोग्राफी में या फिर मेट्रोलॉजी में, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में, इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, जियो फिजिक्स में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट पेपर टुगेदर, जैसा कि इसमें मांगा गया है। प्रोवाइड मैथ फिजिक्स फॉर स्टडीड इन द ग्रेजुएशन लेवल विद मिनिमम 55% मार्क्स इन ईच। अगर मतलब आपका जो है ग्रेजुएशन में आपने साइंस स्ट्रीम रखा हुआ है तो 55% भी चलेगा, आइडियली पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है 50% के साथ। ये आपके सारे के सारे ब्रांचेज जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसको ऐसे सीधा भाषा में समझते हैं कि सिंपल इसमें जो आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्राइटेरिया रखा गया है 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ 10+2 लेवल चाहिए। बाकी 4 ईयर डिग्री आपने कर रखा है, सिंपल BTech कर रखा है, और बाकी वही आपने अगर जो है AB जो है एग्जामिनेशन आप एसोसिएट में जाकर के जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ग्रेजुएट मेंबरशिप में या अन्य में आपने कर रखा है और 60% आपके हैं ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। कौन सा है ऑप्शन, अगर आप जैसे इच्छा रख रहे हैं कि आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक्स AE में जाना है तो क्या है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, तो ऑप्शन देखिए, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने कर रखा हो BTech, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर रखा हो, कंप्यूटर
कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, तो आप इस बेसिकली जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल्स की ब्रांच है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी दे रखा है इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, इन्फोटेक इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे ब्रांचेस में जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये होता है। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की ही बात कर लेते हैं, AEM कहा जाता है इसको। इसमें भी वही फिजिक्स और मैथ आपका 10+2 में 50% तो चाहिए, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक डिग्री 60% के साथ, और बाकी AB कैटेगरी में जो बार बार मैं ऐड कर रहा हूँ कि स्पेशली आपने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाई एक्चुअली स्टडीज विद द मिनिमम 60% यहाँ भी कर रखा है, तो ये भी आपके लिए एलिजिबिलिटी होती है। मोटा मोटा आप समझो बीटेक एस्पिरेंट के लिए ये क्राइटेरिया है। ब्रांचेज इनकी भी क्लियर है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर मैकेट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गई, प्रोडक्शन आपका हो गया, प्रोडक्शन के साथ साथ आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हो, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, या मेट्रोलॉजिकल आपका मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग है। ये सारे जो है कॉन्सेप्ट आपके हैं। अगर इन ब्रांचेज में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। तो इस तरह से ब्रांचेज हो गई आपकी, समझ गए होंगे आप। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल कैटेगरी में है और एक इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में है। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने क्लियर मैंने समझा दिया। ये टेक्निकल ब्रांचेस थी, बाकी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेज में बता ही दिया आपको। नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, और फाइनली फ्लाइंग ब्रांच हो गया। तो आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छी वैकेंसी आती है, 350 के ऊपर हर बार वैकेंसी रहती है, साल में 2 बार, और इतनी ज़्यादा मुझे लगता है इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी और किसी एंट्री से है ही नहीं। तो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री के तौर पे है। एक बार सच्चाई से अगर मेहनत करके प्रयास किया जाए तो रिटर्न भी अच्छे से निकल सकता है, और एसएसबी में भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स को हम देखें तो ये अपने आप में एनफ सीट है, और साल में बैक टू बैक फ़ैब और अगस्त में इस एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं। बट अल्टीमेट प्रश्न यही है कि क्या केवल फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, या कभी अंदर ये भी ठाना कि नहीं सर, दिस टाइम आई विल क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड आई विल क्रैक द एसएसबी। क्योंकि जब तक आप स्वयं से कमिटमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स को लाना आसान नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वाकई में आप में एक कमिटमेंट है तो आप सब बिल्कुल जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के साथ। ज़बरदस्त ऑफलाइन और एमकेसी लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम क्लासेस दे रहे हैं। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा बेहतरीन फोकस मिलेगा, रिटन से लेकर एसएसबी तक। वादा है कि 100% वर्दी पहना के हम रहेंगे, और उसके लिए बिल्कुल उठाना है फ़ोन और सीट बुक करने के लिए कॉल करना है 9696330033 पर। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।